आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? जी सर। देखिए, कल हम केशव के बारे में बात कर रहे थे। केशव के बारे में बात हो रही थी और लगभग इनकी 4 रचनाएं हम देख चुके थे। रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, रामचंद्रिका और वीर सिंह देव चरित्र, इन 4 रचनाओं की बात हम कर चुके थे। और हम ये भी बात अंत में कर रहे थे जब हम चौथी रचना की बात कर रहे थे, वीर सिंह देव चरित्र की। तो वीर सिंह देव चरित्र, ठीक है, इस रचना की बात हो रही थी। और इस रचना की बात करते हुए हमने कहा था कि ये एक ऐसी रचना है केशवदास की जिसमें ऐतिहासिकता और काव्य दोनों दृष्टियों से ये बेजोड़ रचना है। और किसने कहा था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इस रचना के बारे में। अच्छी रचना है और पढ़नी चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। और रीतिकाल में अगर हमें ऐतिहासिकता भी मिल जाए तो वो पुस्तक तो हमें कविता की दृष्टि से भी और इतिहास की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टियों से देखना चाहिए। अच्छी पुस्तक हो सकती है। इसके बाद 5वीं पुस्तक है इनकी रत्न भावनी। 1607 ईस्वी की रचना है ये भी। ये जो रचना है इनकी, ये प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि कैसी रचना है? ये मुक्तक काव्य की रचना है। और मुक्तक काव्य का मतलब क्या होता है? ऐसे अलग अलग छंद जिसमें कोई एक बड़ी कहानी नहीं होती, हर एक छंद में कोई अलग बात होती है, तो उसको हम मुक्तक कहते हैं। अलग अलग मोती जैसे होते हैं, है ना, उसी से ये मुक्त बना है। जो अलग अलग, कोई एक जुड़ी हुई बहुत बड़ी कथा नहीं होती, अलग अलग हर एक छंद में कोई अलग बात हो सकती है। तो उस तरीके की रचनाओं को जो है हम मुक्तक रचना कहते हैं। तो ये मुक्तक काव्य रचना है इनकी। रतन बावनी है क्या? तो इसमें भी आपको, जैसे वीर सिंह देव चरित्र में वीर रस की रचना है, वीरता का वर्ण है, उदारता का वर्ण है, किसका? जो वीर सिंह है। वैसे ही ये जो रचना है ये भी वीर रस से संबंधित रचना है, यानी वीर रस आपको मिलेगा। दूसरा, इसमें भी वही वीर सिंह देव एवं एक और हैं जिनके नाम पे ये पुस्तक का नाम है रतन सिंह, है ना। इन दोनों ही राजाओं की, इन दोनों ही वीर पुरुषों की वीरता का वर्ण आपको इस रचना में मिलेगा, वीर सिंह देव और रतन सिंह। और इस पुस्तक का नाम भी रतन बावनी है, ठीक है। बस छोटी सी रचना है और छंदवन तो कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें कुल 35 छंद में ये रचना लिख दी गई है, यानी इसमें मात्र 35 छंद आपको दिखाई देंगे। वीरता, बस इतना ध्यान रखना है कि रतन बावनी भी वीर रस से की प्रधानता है इसमें, यानी वीर रस से संबंधित रचना है। इसके बाद इनकी नखशिख, और आप जानते हैं नखशिख का मतलब क्या है? नख माने नाखून, शिख माने शिखा तक, यानी चोटी तक, यानी पैर के नाखून से लेके और जो सर है वहाँ तक का पूरा वर्ण किसका? स्त्री का। स्त्री शरीर का पूरा वर्ण जब किया जाता था उसको नखशिख कहा जाता था, ठीक है। तो ये नखशिख रचना है, 1607 ईस्वी की ही रचना है। और ये भी जो है आपकी रचना रतन बावनी की तरह एक मुक्तक काव्य है, यानी ये प्रबंध काव्य ये भी नहीं है, मुक्तक काव्य रचना है, ठीक है। और इस रचना में आप देखेंगे ना, राधा, जो कृष्ण की प्रेमिका हैं राधा, उनके 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 बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में
बातचीत की गई है, यानी नक्शिक चित्रण आपको दिखाई देगा राधा के संदर्भ में, ठीक है। और एक प्रकार से देखा जाए तो आराध्य देवताओं की इस तरीके के नक्शिक वर्णन करना अपने आप में एक थोड़ा अजीब तो है, फिर क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं रीतिकालीन कविता में ईश्वर केंद्र में नहीं है, बल्कि वो मनुष्य के ही साथ मनुष्य के ही रूप में कहीं हमको दिखाई देता है। इसलिए यहाँ भी राधा कोई ईश्वरीय या देवीय शक्ति की तरह नहीं है, बल्कि एक आम प्रेमिका की तरह, जैसी किसी की प्रेमिका हो सकती है, कोई सामान्य स्त्री हो सकती है, उसी रूप में जो है राधा के सौंदर्य का वर्णन आपको इस रचना में दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जब वो कवि प्रिया रचना लिख रहे थे तो उन्होंने इंद्रजीत राव की जो दरबार में राय प्रवीण नाम की जो नाचने वाली थी, नर्तिका जो थी, उसको शिक्षा देने के लिए काव्य प्रिया लिखी थी, वैसे ही कवि प्रिया लिखी थी। वैसे ही आप देखेंगे कि नक्शिक में भी कहीं ना कहीं शिक्षा देने की जो बात है वो राय प्रवीण को ही दी जा रही है, ठीक है। उसी नर्तकी को, उसी नाचने वाली के लिए जो इंद्रजीत सिंह राव के दरबार की महिला है, उसी को शिक्षा देने के लिए एक प्रकार से देखेंगे तो यहाँ भी वही प्रबंध किया गया है। और इसीलिए जो विद्वान हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और जिनका रीतिकाल पे बहुत काम है, इसलिए इस नाम को जरूर याद रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका रीतिकाल के संदर्भ में बड़ा अच्छा काम है, बहुत काम किया है रीतिकाल पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इन्हीं ने जो है विशुद्ध साहित्य सृजना का काल भी कहा था इसको, रीतिकाल को। और सर्वमान्य मत में जो समय सीमा है उसमें देखेंगे विश्वनाथ जो है 100 साल पहले ले जाते हैं रीतिकाल को। मैं पहले सारी बातें बता चुका हूँ, आपको ध्यान हो तो। इसीलिए इन्होंने इस नक्शिक रचना को क्या कहा था कि ये कवि प्रिया का ही कोई अंग है। कवि प्रिया जो रचना थी उसी का अंग माना है, ये अलग से पुस्तक स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बाकी विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, कवि प्रिया रचना अलग है और नक्शिक रचना अलग है। मगर जब हम ध्यान से देखेंगे कि वहाँ भी शिक्षा राय प्रवीण को दी जा रही है उस रचना में, और इस रचना में भी जो है शिक्षा किसको दी जा रही है, राय प्रवीण को ही दी जा रही है। इसी आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रचना को कवि प्रिया का अंश माना है, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि एक और रचना केशवदास की छंदमाल 1601 ईस्वी। क्या है ये रचना, तो आप इसमें देखेंगे छंदमाल के 2 भाग मिलेंगे आपको, 2 भाग में रचना है, ठीक है। और छंदों की बात की गई है, क्योंकि इसके नाम से देख लीजिए छंद है, छंदों की बात की गई है। तो पहले भाग में आपको मिलेंगे वर्णिक छंद, वर्णिक छंदों की बात है। और कितने छंद हैं वर्णिक इसमें, लगभग 77 वर्णिक छंदों की पहले भाग में, जो भाग पहला है उसमें वर्णिक छंदों की बात है। और दूसरा जो भाग है उसमें मात्रिक छंद है। जानते हैं ना वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, हमने पढ़ चुके हैं पीछे भी। तो ये 26 मात्रिक छंदों की बात इस रचना में की गई है, किसमें, दूसरे भाग में। अब लगा लीजिए आप टोटल कितने छंद मिल जाएंगे इसमें वर्णिक और मात्रिक मिला के, तो कर लीजिए कैलकुलेशन। सही किया ना, 103 के आसपास। तो ये जो है 103 छंद आपको इस रचना में दिखाई देंगे। इतने छंदों की विवेचना की गई है। तो इतना ही ध्यान रखना है कि छंदमाल रचना क्या है, छंदों के बारे में बात करती है। ये पूछा जाता है कि छंदमाल में क्या है, तो छंदमाल में जो है छंदों की बात, यहीं से ध्यान रखेंगे। छंद और वार्णिक और मात्रिक 2 भागों में बांटा है इस रचना को, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद वही होते हैं जो वर्णों से बनते हैं, और मात्रिक छंद वो होते हैं जो मात्राओं से बनते हैं, ठीक है। जिनमें वर्ण गिनते हैं हम वो वर्णिक छंद हो जाते हैं, जिनमें हम मात्राएं गिनते हैं वो मात्रिक छंद होते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान गीता। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है केशव की, 1610 की रचना है। संस्कृत के एक कवि हुए हैं
कृष्ण कवि, उनका एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। तो चंद्रोदय का मतलब क्या हुआ? चंद्रधन उदय, तो ये संधि हो जा रही है, ठीक है। तो चंद्रोदय, तो प्रबोध चंद्रोदय ये क्या है? नाटक है, किनका? कृष्ण कवि का। किस भाषा का है ये संस्कृत की रचना है। हम क्यों बता रहे हैं ये? क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर इस विज्ञान गीतिका को लिखा है केशव ने। यानी कृष्ण कवि का ये जो प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ है, जो संस्कृत का नाटक है, इसी के आधार पर इस रचना को लिखा गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें 21 सर्ग हैं। सर्ग कहते हैं ना, अध्याय भाग जो होते हैं नाटक में, तो 21 सर्ग आपको इस रचना में दिखाई देंगे, जिन्हें प्रभाव कहा गया है। और ध्यान रखिए, प्रभाव कहाँ और कहा गया था? तो रसिक प्रिय रचना में भी अध्यायों को प्रभाव कहा गया है केशव के यहाँ पर, ठीक है। विषय क्या है इसमें विज्ञान गीतिका में? तो इसमें मिलेगा आपको दर्शन, यानी फिलॉसफी की बात मिलेगी, और अध्यात्म, स्पिरिचुअल बातें और फिलॉसफिकल बातें, ये दोनों तरीके की चीज़ें, यानी दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर बहुत ही ज़्यादा प्रतीकात्मक रूप कह सकते हैं, उस आधार पर ये रचना की गई है। तो इसमें क्या है? विज्ञान गीतिका में दर्शन और फिलॉसफी और अध्यात्म, रिलीजन, इस एक तरीके से देखेंगे तो ये दोनों चीज़ों को समाहित करती हुई ये रचना लिखी गई है। यहाँ से पता चलता है कि केशव इस रचना में आपको आचार्य भी दिखाई दे रहे हैं, इस रचना में आपको केशव कवि भी दिखाई दे रहे हैं, और इस रचना में देखेंगे तो आपको वो धर्मगुरु की तरह भी दिखाई देंगे, है ना, उस तरीके की बातचीत करते हुए, क्योंकि पूरे अध्यात्म की बात करेंगे तो धर्मगुरु जैसे उपदेश देते हैं, उस तरीके की पूरा शैली आपको दिखाई देगी। और ये किसने कहा था? शुक्ल ने कहा था केशव के बारे में कि इस रचना में केशव दास एक आचार्य और धर्मगुरु के रूप में सामने आते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, धर्मगुरु भी मिल जाएगा, आचार्य भी मिल जाएगा, और कभी तो वो है ही, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें। तो विज्ञान गीतिका में आपको जरूर याद रखना है कि विज्ञान गीता में क्या है? विज्ञान गीता में विज्ञान की बात नहीं है, कभी उससे ये समझ लिया जाए कोई विज्ञान की बात हो रही है, कोई नहीं, उसमें फिलॉसफी की बात है, उसमें दर्शन की बात है, और उसमें अध्यात्म की बात है। जहांगीर जस चंद्रिका, उस रचना में जहांगीर के बारे में बातचीत की गई है, जहांगीर के यश को वर्ण किया गया है। कभी पूछी उस तरीके से कुछ पूछा नहीं जाता उसमें से, बस इतना ही पूछ लिया जाता कभी कभी कि किसकी रचना है। अब बात हम कर लेते हैं केशव दास के संदर्भ में आलोचकों के मत या कथन, कुछ भी कह लीजिए। इससे क्या होगा? अब हमें केशव दास का क्या चरित्र है, क्या स्वरूप है, किस तरीके की कविता कर रहे हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, यानी केशव के बारे में उनकी स्पष्ट धारणा हमारे मस्तिष्क में बनने लगेगी। आपने एक नाम सुना होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये प्रयोगवादी कवि हैं, नई कविता के भी कवि हैं, तार सप्तक की जिन्होंने स्थापना की थी वो वही अज्ञे हैं, जिनका आप उपन्यास भी पढ़ते हैं, शेखर एक जीवनी। क्या कहते हैं अज्ञे केशव के बारे में? अज्ञे ने कहा है, केशव की तुलना विदेशी विद्वान है एक बेन जॉनसन, कि केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव एक सफल कवि है। अब देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कोई सफल कवि नहीं माना है, क्योंकि हम 2-3 बार बात कर चुके हैं कि वो क्या कहते हैं केशव के बारे में, कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था,
वो आगे भी कहते हैं कि उनमें ऐसी कोई शक्ति भी नहीं थी कि वो प्रबंध काव्य लिख पाए, यानी कोई बड़ा ग्रंथ लिख पाए, ऐसी काव्य शक्ति भी नहीं थी उनके अंदर। तो शुक्ल के अनुसार तो फिर यही बात पता चलती है कि केशव बहुत अच्छे कवि नहीं थे। मगर अज्ञे क्या कहते हैं कि केशव की तुलना वेन जॉनसन से की जा सकती है, केशव एक सफल कवि हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ कमी है, अज्ञे ने उनको एक सफल कवि माना है केशवदास को। दूसरा कथन देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है। क्या कहते हैं बच्चन सिंह केशव के बारे में? केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। मानो केशव संस्कृत के जैसे कोई क्लासिक पंडित होता है, जिसको पूरी, क्लासिक का मतलब क्या होता है? एकदम ऑर्थोडॉक्स, पूरी तरीके से जो उसका रूट है ना। जो क्लासिकल का मतलब ही क्या होता है? बिल्कुल उदात्त जो होता है, जो उसका प्योर रूप होता है, उसी को हम क्लासिक कहते हैं। तो केशव एकदम संस्कृत के बिल्कुल प्योर रूप के पंडित है, यानी उनको संस्कृत इतनी अच्छी आती है कि आप उनको क्लासिक पंडित कह सकते हैं, कि जिन्होंने पूरी तरीके से संस्कृत का बहुत गहरा अध्ययन किया हो, उस तरीके की चीज़ है ना। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक जो नया नाम है केशव को, केशव कोर्ट के कवि, कोर्ट के कवि हैं केशव। कौन कह रहा था इस बात को? विजयपाल सिंह। इन्होंने कहा कि केशव कोर्ट के कवि हैं मानो। और कोर्ट के कवि का मतलब क्या हुआ? दलील देना, है ना। कोर्ट में क्या करता है आदमी? वकील दलील देता है, हर चीज़ का तर्क वितर्क करता है, हर चीज़ का प्रत्युत्तर देता है, बहुत अच्छा संवाद करता है, डायलॉग अच्छे से करता है दूसरे वकील से। आर्गूमेंट कहते हैं ना, बहुत अच्छे आर्गूमेंट, बहुत अच्छी दलील दे रहा है। तो इसीलिए केशव के यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे संवाद हैं। बात का उत्तर कैसे देना है, ये बात केशव के यहाँ पर, क्योंकि संवाद योजना में रामचंद्र का किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो रामचंद्र का जो रचना है उनकी, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, आप ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे सफल चीज़ क्या है? संवाद योजना, है ना। इसकी जो संवाद योजना है वो सबसे सफल है। सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई है तो वो संवाद हैं, जो एक दूसरे से पात्र कहते हैं। इसी आधार पर आप विजयपाल सिंह इनको कोर्ट का कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं। एक विद्वान हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है ये? जिन्होंने छायावाद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। बड़े अच्छे आलोचक थे नंद दुलारे वाजपेयी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का एक प्रकार से बहिष्कार सा कर दिया था। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी आलोचना के माध्यम से छायावाद को एक बहुत अच्छा काव्य रूप बताया कि छायावाद कोई ऐसे ही नहीं आया है, बड़ी अच्छी कविता है। ठीक है, तो ये वही नंद दुलारे वाजपेयी है। क्या कहते हैं केशव के बारे में? केशव दास महाकवि हैं, महाकवि एवं रीति काव्य के प्रथम उन्नायक हैं। उन्नायक मतलब जो शुरू करने वाले हैं, किसी चीज़ को लाने वाले हैं, जिसको शुरुआत करने वाले। उन्नायक यानी किसी चीज़ को उत्पन्न करने वाला नायक। ठीक है,
तो ये है आपके केशवदास महाकवि में रीति काव्य के प्रथम उन्नायक हैं। ये कथन कौन कह रहा है? तो ये इनके बारे में कह रहे हैं नंदुलारे वाजपेयी। अब इससे थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि केशवदास के बारे में अलग अलग विद्वान किस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन है केशव के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कहते हैं? केशव केवल उक्ति वैचित्र्य व शब्द शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। क्या मतलब है? इन दो तीन चीज़ों को समझो। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य, यानी कि कोई बात घुमा फिरा के कह देना। उक्ति वैचित्र्य का मतलब क्या होता है? किसी बात को बहुत घुमा फिरा के कह देना, कोई नई सी लगने वाली बात, लेकिन उसमें अर्थ कोई गहरा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो सुनने में बिल्कुल आपको लगेगी नई सी कोई बात कही गई है, उसको कहते हैं उक्ति वैचित्र, यानी किसी विचित्र ढंग से आपके द्वारा कही गई बात, उक्ति वैचित्र। और शब्द कीड़ा का मतलब यह है कि वो शब्दों से खेलने वाले थे, यानी उनको इतने शब्द आते थे तो शब्दों से खेलते थे वो। तो केशव केवल उक्ति वैचित्र वह का अर्थ होता है और, है ना, वह शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। ठीक है, फिर कहते हैं आगे, यहाँ से उनकी एकदम से आलोचना शुरू। वैसे यहाँ से भी आलोचना ही शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप उस तरीके के अच्छे कवि नहीं हैं, आपको बस शब्द कीड़ा करना आता है, आप उक्ति वैचित्र जानते हैं, यानी आपकी कविता में कोई बहुत गहरा अर्थ नहीं होता। तो देखा जाए तो एक प्रकार से उनका ये कहीं ना कहीं उनकी आलोचना है। फिर आगे कहते हैं, और तीखी आलोचना यहाँ मिलेगी कि जीवन के नाना का मतलब होता है विविध, अनेक, है ना। तो नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। क्या कह रहे हैं कि ठीक है, केशव कैसे कवि है? बस उक्ति वैचित्र है, शब्द कीड़ा है उनके अंदर। इस कीड़ा के अंदर और क्या है? जीवन के नाना गंभीर, यानी जो अनेक गंभीर पक्ष हो सकते हैं उनकी कोई बात नहीं है। मार्मिक पक्ष जो हो सकते हैं उन पर भी उनकी कोई दृष्टि नहीं है। यानी जो गंभीर बातें कहते हैं ना, अब आप इस बात से समझ लीजिए, आप किसी बच्चे से ये कहते हैं ना, अरे ये तो खेलने कूदने वाला बच्चा है, इसे अभी मैच्योर नहीं हुआ है। और मैच्योरिटी किस चीज़ से मानी जाती है? जब आप बहुत गंभीर, बहुत बारीकी से चीज़ों को सोचने लगते हैं, है ना। और समाज में किनको इज्जत मिलती है? जो लोग गंभीर होते हैं थोड़े, है ना। कहते हैं ना वो अभी मैच्योर नहीं है, तो फिर उसको हल्के में लेने लगते हैं सब, उसकी बात का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के लिए उपयुक्त थे। कि वो मुक्तक रचना तो कर सकते थे, कोई छोटी सी बात कहनी है एक दो छंद में, है ना, ऐसी बात तो कह सकते हैं, यानी मुक्तक रचना के लिए तो बहुत अच्छे हैं वो, मगर प्रबंध रचना के नहीं। जो उन्होंने रामचंद्र का लिखने की कोशिश की है वो प्रबंध रचना लिखने के लायक, उस तरीके की उनमें सामर्थ्य हो, उस तरीके की उनमें शक्ति हो, ऐसा केशव के अंदर नहीं है। कौन कह रहा है? शुक्ल। आगे कहते हैं वो, प्रबंध पटुता
पटुता का अर्थ समझते हैं? पटुता का होता है पुष्ट होना, पुष्ट से बना है पटुता, यानी एकदम से अच्छे रूप में। तो प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी ना थी कि प्रबंध रचना लिख पाए, ऐसी कोई पुटता उनमें, कोई एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वो मैच्योर हों, वैसे कविता करने की क्षमता उनमें नहीं है, प्रबंध काव्य लिखने की, है ना। पुष्ट रचना कर पाए एकदम से, वैसी क्षमता उनमें नहीं है, प्रबंध पुटता में उनमें नहीं दिखाई देती है। क्या कहते हैं फिर? प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव थे, है ना, योग ना तो केशव थे, ना उनमें अनुभूति थी, ना शक्ति। कि ना तो उनमें ऐसी अनुभूति है, ऐसा कुछ फील कर पाते हैं कि उस तरीके का प्रबंध काव्य लग सकें, और ना ही उनमें कोई इतनी पावर है, शक्ति है कि वो प्रबंध काव्य रच सकें। जबकि देखिए, उन्होंने तो प्रबंध काव्य कई सारे लिख दिए, मगर फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि केशव जो हैं केवल उक्ति व चित्र के कवि हैं, उनमें शब्द कीड़ा है, गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो सिर्फ मुक्तक रचना ही करने के लिए उपयुक्त हैं, प्रबंध रचना में भी उपयुक्त नहीं है। ये प्रबंध पढ़ता उनमें कुछ भी ना थी, प्रबंध काव्य रचना के लिए योग्यता ना तो केशव में थी, ना ही उनमें अनुभूति थी, और ना ही शक्ति। ठीक है, तो एक प्रकार से देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को उनकी प्रबंधात्मकता के लिए, प्रबंध काव्य लिखने की क्षमता के लिए अस्वीकार कर दिया। और ये केशव कहाँ कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? अब उनका जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आप केशव के बारे में, तब ये वहाँ आपको पूरा मिलेगा। क्या और भी एक और बात है जो शुक्ल ही कहते हैं केशव के बारे में, कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए, है ना। कि उनमें कोई ऐसी भावुकता भी नहीं है, ऐसी सहृदयता भी नहीं है कि जो एक कवि में होनी चाहिए। क्या करते हैं केशव शुक्ल के अनुसार? वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य कहते हैं ना, अपने ज्ञान का, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उस इंटेलेक्चुअल होने का लोगों पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश करें, तो अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक
जमाना चाहते थे। क्या चाहते थे वे? कि वो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेते थे और उसे बहुत ज़्यादा अपने पांडित्य कि उनमें कितना ज्ञान है और वो रचना कौशल कितनी अच्छे से कर सकते हैं, इसकी लोगों में धाक जमाना चाहते थे। वो लोगों को ये कहने के लिए मजबूर कर सकते थे, अरे बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी ऊंची कविता लिखता है, भाई हमारी समझ में तो आती भी नहीं है ना, उस तरीके की कविता। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। कि भाई अगर आपको चाहते हैं कि आप लोगों पर इस चीज़ का प्रभाव डाल सकें कि आप बहुत अच्छी कविता कर रहे हैं, बहुत अच्छे समझदार हैं इस चीज़ में, तो आपको इस कार्य के लिए भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार होना चाहिए। मगर शुक्ल कह रहे हैं कि भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा केशव में नहीं है, क्योंकि तुलसी की भाषा इतनी अच्छी है कि लोग उससे एक बार में ही प्रभावित हो जाते हैं, केशव की भाषा से लोग प्रभावित नहीं होते। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रशंसा क्या है इसमें? तो अब तक तो आलोचना देख रहे हैं आप केशव की शुक्ल के द्वारा, थोड़ी सी प्रशंसा भी देख लेते हैं। क्या प्रशंसा करी है केशव के बारे में? केशव से पहले कृपाराम थोड़ा रस विवेचन कर चुके थे। अब हमने बात करी थी ना, कृपाराम पहले ही रीतिकाल की कविता पे बातचीत कर चुके थे, है ना। और ये भी कहा था कि वो तो रामचरितमानस से भी पहले का समय बैठता, क्योंकि वो 1543 ईस्वी में कब ले गए थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? इन्हीं कृपाराम के कारण वो लेके जाते हैं रीतिकालीन समय सीमा को। हम फर्स्ट क्लास में वाली बात कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों, काव्य के अंगों, है ना, काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं दिया था। यह काम केशवदास ने किया। कि हमें संस्कृत साहित्य में जो काव्य शास्त्रीय निरूपित सिद्धांत थे काव्यांगों के, उसके बारे में अगर हिंदी में किसी ने पूरा परिचय दिया तो वो कौन थे? वो पहले आचार्य कवि केशवदास थे, जो रीतिबद्ध कविता में आते हैं। ठीक है, तो ये उनकी प्रशंसा एक प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है, आगे चल के वही भी कहेंगे कि केशव की रचना में विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तुएं हैं, है ना, कि वो क्या करते हैं कि विकृत हैं, बड़ी बेकार सी चीज़ें हैं और अरुचि पैदा करती हैं, आदमी की रुचि को ख़राब करती हैं। अरुचिकर वस्तुओं का प्रयोग आपको दिखाई देगा केशव के यहाँ पर। ये सब बात कौन कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। जब आप उनका हिंदी साहित्य का इतिहास केशव के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा सीधे सीधे तौर पे कि केशव दास को बहुत ज़्यादा पसंद
आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं कर रहे हैं। उन्हें इतना महत्व नहीं दिया जितना कि वो उसके अधिकारी थे। ठीक है, बाद में चलकर डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद ने उनको स्थापना जरूर दिलाई है, उनको सम्मान दिलाया, लेकिन शुक्ल से उतना सम्मान केशव को नहीं मिला था। ठीक है, दूसरे कवि हैं हमारे भूषण, रीतिकालीन। 1613 ईस्वी में होता है इनका जन्म। कहाँ होता है? तिकवापुर, कानपुर के पास। कानपुर सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तब तो उत्तर प्रदेश था नहीं, है ना, अब पड़ता है वर्तमान उत्तर प्रदेश। तो तिकवापुर नामक एक जगह है, कहाँ है? कानपुर के आसपास है, वहाँ इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है भूषण की। पूछ लिया जाए कि बताइए भूषण का पूरा नाम क्या था या उनके असल नाम क्या था, तो उनका नाम था घनश्याम, और हमने लिख दिया धनश्याम, है ना। तो उनका नाम था घनश्याम। तो भूषण क्या है फिर? भूषण है उनकी उपाधि, उनको एक सम्मान प्राप्त हुआ, उपाधि, इसी नाम से वो फेमस हो गए। तो फिर सब लोग उनको भूषण कहने लगे। भूषण का मतलब ये होता है आभूषण टाइप की चीज जो होती है। ठीक है? किसके दरबार में रहे भूषण? क्योंकि इंद्रजीत राव के दरबार में तो थे आपके केशव दास, भूषण किसके दरबार में थे? तो ये दो राजाओं के दरबार में रहे थे, एक तो शिवाजी महाराज के, तो शिवाजी के दरबार में भी रहे, यानी ये इनके आश्रयदाता राजा हैं, और दूसरे जो हैं बुंदेलखंड के जो छत्रसाल बुंदेला, ये नाम सुना होगा आपने, छत्रसाल बुंदेला, इन दोनों राजाओं के यहाँ पे दरबार में ये रहे थे भूषण। ठीक है, रचनाओं के नाम देखें। शिवराज भूषण यानी शिवाजी के बारे में है। छत्रसाल दशक, ठीक है, फिर मिलेगा दूषण उल्लास, फिर मिलेगी इनकी छंदोदय प्रकाश। तो छंद और उदय को जोड़ेंगे तो ये संधि हो जाता है, देखो छंद धन उदय, छंदोदय हो जाएगा। ठीक है, अलंकार प्रकाश, भूषण उल्लास, फिर मिलेगी आपको भूषण हजारा, और अंत में देख सकते हैं शिवा बाबनी। देखो शिवा बाबनी भूषण की रचना है, और रतन बाबनी किसकी थी? इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, रतन बाबनी आपकी केशव की थी, लेकिन भूषण की कौन सी है? शिवा बाबनी। तो उसमें वीर सिंह और रतन सिंह के वीरता का वर्णन है, और इसमें शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन आपको मिलेगा। शिवा बाबनी। सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी कौन सी रचना है, जहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं? शिवराज भूषण।
अच्छी रचना है, 1673 ईस्वी की रचना है। क्या है इस रचना में, शिवराज भूषण में? तो भूषण से आप याद रखिएगा आभूषण, और आभूषण को ही कहा जाता है अलंकार। ठीक है, ये मैंने एक तुम्हें तरीका बताया है कि कैसे इसमें याद रखें कि क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है कि बताइए शिवराज भूषण का वर्ण विषय क्या है, किस बारे में बात की गई है। तो शिवराज भूषण जो रचना है वो अलंकार निरूपण रचना है, अलंकारों की बात है, तो अलंकार निरूपण रचना है, यानी अलंकारों के बारे में बातचीत की गई है। कितने कुल छंद हैं शिवराज भूषण में? तो लगभग 385 छंद आपको मिलेंगे इस रचना के अंतर्गत। छंदों में भी क्या मिलेगा, यानी दोहा मिलेंगे आपको, प्लस आपको सवैया मिलेगा। दोहा सवैया में ये रचना लिखी गई है। ठीक है, अब बात यह है कि अलंकार पूछा गया एक बार एग्जाम में कि शिवराज भूषण में बताइए कितने प्रकार के अलंकारों की विवेचना की गई है। 105। कितने? 105 अलंकारों की, 105 प्रकार के अलंकारों की बात की गई है। अब इसमें सवाल ये होता है कि कुछ तो अर्थालंकार हैं जो लगभग 99 के आसपास आते हैं, 99। कुछ शब्दालंकार हैं, शब्द अलंकार लगभग कुल 4 मिलेंगे आपको, और एक मिलेगा संकर, यानी जिसे आप उभय अलंकार कह सकते हैं या संकर अलंकार कह सकते हैं। तो ये एक मिलेगा, और एक मिलेगा आपको नए प्रकार का चित्र अलंकार, इसकी भी संख्या एक है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप लगभग जो है इसमें 105 छंद दिखाई देंगे, अलंकार दिखाई देंगे शिवराज भूषण रचना में। अलंकार प्रकाश भी उनका अलंकार के संबंध में ही है, और उसको तो थोड़ा सा नहीं बताते हैं क्योंकि वो तो नेट वेट के लिए ही आवश्यक रहता है। अलंकार प्रकाश जो रचना है उसमें लगभग 56 अलंकारों की बात की गई। फिर एक और रचना है इनकी छंदोदय प्रकाश, इसमें लगभग 82 छंदों की बात की गई है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रचना है उनकी जो महत्वपूर्ण है, शिवा बावनी, तो रत्न बावनी केशव की और शिवा बावनी भूषण की। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये क्लियर हो जाए। शिवा बावनी भूषण की रचना और रत्न बावनी जो है केशव की रचना। शिवा बावनी जो रचना है, अगर इसको देखेंगे तो ये यहाँ से आपको ये नाम मिलेगा शिवाजी, यानी शिवाजी महाराज के बारे में ये रचना बात करती है, यानी उनमें कितनी वीरता है, बड़े वीर पुरुष हैं, उनकी वीरता से संबंधित आपको ये रचना मिलेगी। ज़्यादा बड़ी रचना नहीं है, लगभग कुल 52 छंद हैं, वो भी कौन से? कवित्व। तो 52 कवित्व में ये रचना लिखी गई है। क्या भाव है इसका? तो भाव है इसका वीर रस, वीर रस से संबंधित रचना है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो या कभी पढ़ा हो, एक कविता हमें पढ़ाई जाती थी, आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, और भूषण उस कविता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो वो है उनकी साजी चतुरैन फैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद बिहारन के ऐल फैल कैल बैल खलक की गैल सैल सैल उलसत है, तारा सुतर निधुरी धारा में। वो जो पूरी कविता है वो कविता इसी की है, बहुत प्रभावी कविता है, वो बहुत अच्छी कविता है। एक और पंक्ति है दूसरा छंद में कि इंद्र जिमी जंब पर, इंद्र जिमी जंब पर
बाड़व ज्यों अम्ब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। ये एक पंक्ति है पूरी। इंद्र जिमी जम्ब पर बावड़व ज्यों अम्ब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। ये एक ऐसी कविता लिखी थी भूषण ने। शिवाजी इस रचना से इतने प्रभावित हुए, क्या दिया उनको इस रचना पे, इस पंक्ति के बदले में 52 गांव, 52 गांव की जागीर देती उनको, 52 हाथी दिए, यानी 52 हाथी दे दिए। और उस दौर में अब आप सोचिए, शिवा बावनी जब रचना लिखी जा रही है 1600 के आसपास, उस दौर में 52 लाख रुपए भी दिए गए थे। भाई साहब, अमीर कर दिए थे भूषण, नवाब हो गए होंगे। 52 गांव, 52 हाथी और 52 लाख रुपए प्रसन्न होकर इनाम में दिए थे शिवाजी महाराज ने भूषण को। किस कविता पे? इस वाली कविता के। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व ज्यों अम्ब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौ बारही बार पर शंभ रतनाह पर ज्यों शस्त्र बाहु पर रघु राम दुराज है। ठीक है, क्या मतलब है इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। पूरी कविता तो बहुत अच्छी कविता है, उतना समय नहीं है इस बारे में बात करने का। और मुझे भूषण की कविताएं बड़ी अच्छी लगती हैं, और खासकर वो सज चतुरन अंग में उमंग धरी सरज शिवज जंग जीतन चलत है। बड़ी भीरता की भरी हुई कविता है। देखिए क्या कह रहे हैं वो इसमें। इंद्र जिमी जम्ब पर, जिस प्रकार से इंद्र जम्ब नामक एक दैत्य पर, उस पर आक्रमण कर कर उसको ख़त्म कर दिया। बाड़व ज्यों अम्ब पर, जैसे बड़बाग्नि यानी समुद्र में लगने वाली आग, अम्ब मतलब समुद्र के पानी को सोख लेती है। रावण सदम्भ पर, और रावण के सदम्भ यानी जो उसका अहंकार है, उस पर रघुकुल राज है। जैसे रघुकुल का राज है ना। रघुकुल कौन है? राम है। तो भगवान राम ने क्या किया? रावण के अहंकार को जीत लिया था, उसको ख़त्म कर दिया, उसका वध करके। वैसे क्या है, जैसे बड़बाग्नि समुद्र को पी जाती है, समुद्र को सोख देती है, जैसे इंद्र ने जम्ब नामक जो दैत्य था उसकी हत्या कर दी। आगे फिर वो कहते हैं पौ बारही पर, जिस प्रकार से हवा बारही वह पर, या जिस प्रकार हवा बादलों को सोख लेती है या सुखा देती है या उन पर अधिकार कर लेती है या उनको बहा देती है, वैसे ही फिर आगे कहते हैं शंभु रतिनाह पर। रतिनाह कौन थे? रति का जो नाह है वो कौन है? रति का सबसे सुंदर पति, जिसको कि वो कहते हैं कि कामदेव। ठीक है, तो कामदेव जो है, कामदेव को किस प्रकार से शंभु, अब शंभु कौन है? तो ये भगवान शिव को शंभु कहा जाता है। आजकल तो खूब गाना चलता है ना, हरे हरे शंभु, तो वही शंभु है ये। तो शंभु ने जो है जिस प्रकार से केशव कामदेव को भस्म कर दिया। और फिर आगे कहते हैं कि ज्यों शस्त्र बाहु पर, सहस्त्र बाहु यानी जिसके हजारों भुजाएं थीं, और वो कौन है? कीर्तिवीर है। उसको परशुराम ने, राम द्विजराज है, और जैसे भगवान परशुराम ने उसका भी वध कर दिया, उसको भी हरा दिया, उसी प्रकार से आगे बहुत बड़ी कविता है। अंत की लाइन ये कहती है कि उसी प्रकार से शिवाजी के मारे थर थर कांपते हैं मुगल जो हैं, वैसे ही शिवाजी की तरह, यानी ये सब लोग तो इन सब से डरते हैं। जैसे इंद्र से जिमी थर थर कांप रहा था, यानी बड़बाग्नि जो समुद्र की अग्नि है वो समुद्र को सुखा देती है। जैसे रावण के अहंकार को भगवान राम ने जीत लिया, इन सारी चीज़ों की तरह वैसे ही जब शिवाजी महाराज चलते हैं तो मुगल थर थर काँपते हैं। बीच में बहुत सारी और भी उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे शेर आता है तो जो मृग हैं, जो हाथी हैं जंगल के, वो घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं, है ना। तो वैसे ही शिवाजी महाराज को देखकर मुगल थर थर काँपने लगते हैं। और फिर उनकी
सेना का भी वर्णन करते हैं ना, साजी चतुरैन सेना अंग में उमंग धरी सर जस शिवाजी जंग जीतन चलत है, कि ऐसे मान लो जब शिवाजी चल रहे हैं तो ओहो क्या चतुरंगी सेना है उनकी। तो ये वीरता का जो पूरा भाव है, इससे प्रभावित होकर शिवा बावनी रचना पे इतनी प्रभावी रचना रही कि शिवाजी महाराज ने 52 गांव दे दिए जागीर में, और इनको दे दिए जी 52 लाख रुपए और 52 हाथी। ठीक है, और एक और रचना देख लेते हैं कि भूषण को ख़त्म कर देते हैं बस जल्दी से। यही 2 मुख्य रचनाएं उनकी। 76 साल दशक। तो कुछ भी नहीं है, दशक से पता चलता है 10 छंदों की रचना है। सिर्फ 10 छंदों में ये कविता कह दी गई है। किसके बारे में? जो छत्रसाल हम बात कर चुके हैं, छत्रसाल बुंदेला के यहाँ रहे थे ये, और शिवाजी महाराज के यहाँ रहे थे। तो छत्रसाल बुंदेला के बारे में ही, जो बुंदेला हैं उनकी वीरता का वर्णन आपको, उनकी वीरता कितनी है, कितने महान है, इस बारे में बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसमें क्या है, कवित्व और सवैया हैं, है ना। कुछ कवित्व हैं और कुछ सवैया हैं। मात्र कुछ 10 छंदों की तो रचना है, छोटी सी रचना है, कोई बहुत बड़ी रचना ये नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी रचना के भूषण उल्लास है ना, जो गुणों की विवेचना है, और दर्शन उल्लास, काव्य दोषों की विवेचना, भूषण हजारा नीति संबंधी रचनाएं है ना। अब वो हमें उपलब्ध भी नहीं होती, इसलिए हम उन पर बातचीत भी नहीं करते। ठीक है, तो इतना ही है। कल हम बात कर लेंगे भूषण के बारे में, कि इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अन्य विद्वान क्या क्या बात करते हैं। थोड़ी सी बात करके फिर हम रीतिकालीन कवियों को जल्दी, रीतिबद्ध कवियों को थोड़े 2-4 कवियों को और देखेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर हम रीति सिद्ध, हमारे सिलेबस के बिहारी हैं तो बिहारी की तरफ चलेंगे। ठीक है।